बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जो टिकटॉक पर काम करते हैं, टिकटॉक स्पॉट प्रोग्राम में, इनको थोड़ा सा मसला ये होता है कि उनको ना रोड में, वैसे तो कोर्स के अंदर होता है, मतलब क्लास 1 2 3 4 इस तरह से वो सारी चीज़ होती है, लेकिन फिर भी ना छोटे छोटे सवाल होते हैं जिनके ऊपर पूरी वीडियो तो बन नहीं सकती, क्योंकि अगर वीडियो बना दें तो जाहिर है फिर इस तरह 100 वीडियोज़ हो जाती हैं। अब जैसे मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनका पता होना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर एक इंसान उनके ऊपर वीडियोज़ बनाना शुरू कर दे तो कोर्स इतना लंबा हो जाता है कि वो देखने वाला पहले से ही कह देता है कि ये मेरे बस का काम नहीं है। हालांकि टिकटॉक का जो कोर्स है ये तकरीबन 30 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, 25 से 30 वीडियोज़ के अंदर। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब लॉन्ग वीडियो बना दूँ, लेकिन चीज़ों को उसके अंदर कवर कर दूँ। ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये वीडियो शायद 1 घंटे से ऊपर हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर ना आपको छोटी से छोटी चीज़ों का पता चलेगा कि टिकटॉक के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें किस-किस तरीके से होती हैं। और उसके बाद मतलब अकाउंट बनाने से लेकर पाकिस्तान में लाने तक ये सारी चीज़ें इसके अंदर ना मैंने लिखी हुई हैं। जब आप इसको देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी बेहतरीन और काम की वीडियो है, अगर आपने टिकटॉक पे सही तरीके से काम करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि टिकटॉक का जो अर्निंग सिस्टम है ये काम कैसे करता है, ठीक है? टिकटॉक का जो अर्निंग सिस्टम है ना, यूएसए के अंदर अलग है, यूके के अंदर अलग है, मतलब थोड़े-थोड़े ऑप्शन अलग हैं। हम सिर्फ़ क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं। मैं और आप जितने भी लोग हैं, हम क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ब्राज़ील में से किसी भी एक कंट्री को का अकाउंट बना लें, उसके ऊपर आप 10,000 फॉलोवर, 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट कर लें, तो आप उसका जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद ये होता है कि अगर आप 1 मिनट प्लस वीडियोज़ लगाएँगे तो टिकटॉक आपको अर्निंग देगा। आरपीएम बेस देगा। अगर प्रीमियम कंटेंट होगा, अच्छा कंटेंट होगा तो आपको आरपीएम ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कंटेंट की कैटेगरीज भी मैंने लिखी हुई है, मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आपका आरपीएम लो होगा तो आपको मतलब अर्निंग कम होगी। इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन चीज़ है टिकटॉक के ऊपर वो है टिकटॉक का एडिशनल रिवार्ड। एडिशनल रिवार्ड ऐसा होता है, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, अगर आपकी $100 अर्निंग हो रही है ना तो उसके ऊपर 800 700 $900 तक एडिशनल रिवार्ड होगा। इतने ज़्यादा ना इसका मतलब कि बेनिफिट है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना ये किस तरीके से होंगी, ये मैंने आपको सिर्फ अर्निंग सिस्टम बता दिया। अब पाकिस्तान या किसी और मुल्क से कैसे होगी, चूँकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा, लेकिन जो दुबई, सऊदी अरब, यूएई, कतर वगैरह, मतलब जहाँ इंडिया से या बांग्लादेश से कोई भी कहीं से देख रहा है, तो मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्कों में तो ये है ही नहीं। अब हम काम कैसे करेंगे? तो हमारे लिए पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, कतर वगैरह ये सारी चीज़ें ना इस टाइम हैं बराबर। आपके पास ना 3-4 ऑप्शन है, वो जो मैंने वीपीएन प्रॉक्सी वगैरह वो लिखी हुई है, मैं आपको ना वहाँ पे चल के इसके बारे में बताऊँगा। लेकिन सिर्फ़ ये है कि काम हमने यहाँ से करना है, डिवाइस वगैरह कौन से सेलेक्ट करने हैं या कैसे उसका सेटअप करना है, वो सिर्फ़ हमने करना होता है। बाकी हम में से हर एक इंसान कोशिश करता है कि हम प्रीमियम कंटेंट के ऊपर काम करें, ताकि बस जो भी मेहनत हो, जितनी मेहनत हो, उसके बदले में हमें अच्छी अर्निंग मिल जाए। हमारा जो प्राइम फ़ोकस होता है ना, वो यही होता है। अच्छा, अब उसके बाद ना ये सबसे अहम चीज़ ये आ जाती है कि कोई भी इंसान है ना जब भी शुरू करता है तो उसके ज़हन में ये चीज़ होती है कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसे लगेगी। अब देखो, इन्वेस्टमेंट के नाम से ना थोड़ी-सी चीज़ ज़हन में ना अलग चीज़ें भी आ जाती हैं। मसलन जैसे क्रिप्टो के अंदर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, और पता नहीं कोई ऐप वगैरह भी होते हैं उनके अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। अब ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ना ये अलग है, ये स्किल बेस है। इसको ना मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट ना कहें तो ठीक है, लेकिन चूँकि समझाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी होता है। देखें, अगर आप जैसे मान लो कि स्पोर्ट प्रोग्राम में जो शामिल हो रहे हैं, अब उसकी फ़ीस 3,000 है, अब ज़ाहिर है आप तो शामिल हैं, अब उसकी फ़ीस 3,000 है। अब आप इसको इन्वेस्टमेंट में काउंट करें या स्किल लर्निंग के लिए काम करें, 2 काउंट करें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल से काम कर रहे हैं, बगैर वीपीएन, बगैर किसी प्रॉक्सी के, पाकिस्तान से, ठीक है? अब इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आपको उस तरह से रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा। मतलब टोटली प्रीमियम कंट्रीज़ को टारगेट करने में आपको आपके लिए मुश्किल होएगी। अगर आप प्रॉक्सी के ज़रिए काम करते हैं, तो प्रॉक्सी के पैसे आपको देने पड़ेंगे, मतलब आपको वो खरीदनी पड़ेगी। अगर आप उसके वीपीएन के ज़रिए काम करते हैं, तो वीपीएन खरीदना पड़ेगा। अगर आप एलडी क्लाउड के ज़रिए काम करते हैं, तो आपको वो खरीदना पड़ेगा,
ठीक है। इस तरीके से अगर आप मोर लॉगिन के ज़रिए काम करते हैं तो ज़ाहिर है आपको मोर लॉगिन का सारा सेटअप करना पड़ेगा। अगर आप आरडीपी के ज़रिए काम करते हैं तो आपको आरडीपी करनी पड़ेगी। अब आप इसको इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपने पैसे लगा दिए तो रिटर्न में आपको मिल जाएंगे, नहीं। पैसे लगा रहे हैं आप किसी चीज़ को सीखने के लिए या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। अब उसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपकी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है, या आपकी लगन, मेहनत, शौक और सब्र के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो इस तरह है। वैसे अब मैं टोटल पैसे बता दूँ, अगर एक इंसान टिकटॉक के ऊपर काम शुरू करना चाह रहा है, मैं स्पोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बताऊँ क्योंकि मैं जो बनाता हूँ, बताता हूँ, सिखाता हूँ, मैं उस हवाले से बात करूँगा। देखो 3000 रुपये तकरीबन फ़ीस के निकल जाते हैं 3 महीने की, और उसके बाद इसके अंदर ना टूल ख़रीदना पड़ता है। टूल कौन सा? एक वीडियो क्रिएशन के लिए, क्योंकि हम ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, कॉपीराइट तो हम करते नहीं हैं, तो हम ओरिजिनल कंटेंट खुद का बनाते हैं। तो उसके लिए हमें, अगर हम शेयरिंग में उसको ले लें, दो दो तीन तीन चार चार मिलके, तो मेरे ख्याल से दो दो हज़ार एक महीने का आता है, ये 3000 एक महीने का आएगा। अगर आप खुद अकेले लें तो मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार का जाके वो एक टूल मिलेगा। दूसरे नंबर पे आ जाती है जी, अगर आप यूके का अकाउंट बना रहे हैं तो आपको टैक्स वेरिफिकेशन की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मैं आगे चल के बताऊँगा कौन सा अकाउंट किस वजह से बेहतर है। और दूसरे नंबर पे अगर आप यूएसए का अकाउंट बनाते हैं तो फिर आपको उसके लिए एसएसएन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे ख्याल से वो 1500 2000 या 2500 इतने का आता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और दूसरी बात साथ इसमें यह है कि एक अकाउंट से फिर इंसान, मतलब एक एसएसएन से 4-5 अकाउंट को भी इंसान आराम से मोनेटाइज कर सकता है, उसके टैक्स वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को भी मेंशन करना ज़रूरी होता है कि ये सारी चीज़ें पहले ही करनी होती हैं, क्या फ्री के कोई टूल वगैरह नहीं है जिनसे वीडियो वगैरह बन जाए? तो उसका जवाब ये है कि ओरिजिनल कंटेंट के लिए तो आपको टूल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप कॉपीराइट काम करते हैं, मतलब खुद से ही कहीं से वीडियो उठा के कहीं लगा दी, कोई एडिट कर दी, चली ना चली, चल गई, अच्छी बात है, उसके लिए किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों के दरमियान जो है ना वो फ़र्क है, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं, अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक काम करना है, हमेशा कामयाब रहना चाहते हैं आप, तो फिर आपको ना तकरीबन 3 से 4 चीज़ें जो कि आपको हमेशा डेली करनी होंगी, हर घंटे करनी होंगी, हर सेकंड करनी होंगी, ये इसके बारे में फ़िक्र करनी होगी, हर हफ्ते करनी है, हर महीने करनी है, हर साल करनी है। वो कौन कौन सी चीज़ें? नंबर तो एक तो यह है कि अगर आप डेली या वीकली ट्रेंड को चेक करते रहते हैं टिकटॉक के ऊपर, तो आपके लिए काम करना बहुत आसान है। आसान इस वजह से रहेगा क्योंकि आपको पता है, देखो, अगर आप आज इस महीने के अंदर अगर आप एक चीज़ अलग सेलेक्ट करते हैं ना, तो तकरीबन आप ये देख लें कि हो सकता है कि ये 4 महीने चले ये कंटेंट, फिर रश इसके ऊपर ज़्यादा पड़ जाए, हो सकता है ये 2 महीने चले, ठीक है? अगर आप न्यू न्यू कंटेंट खुद से सर्च करते रहेंगे, अब मैं जो ज़्यादा फोकस कराता हूँ वो कंटेंट फाइंडिंग पे कराता हूँ। अब आप लोग हैं बेशक, मतलब फाइंड करके नहीं, खुद से फाइंड नहीं करते, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि नफ़े के मालिक आप हैं और नुकसान के भी मालिक आप हैं। लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना इसके ऊपर फोकस करवाऊँ, कि आप ना खुद से फाइंड करना सीखें। और सेलेक्ट कैसे करते हैं वो आखिर में, लेकिन कंटेंट फाइंडिंग आपको हमेशा जारी रखनी चाहिए। एक-एक साथ तकरीबन, मतलब 2, 3, 4, 5 अकाउंट जितनी भी आपकी कैपेसिटी बनती है, इतने-इतने अकाउंट आपको साथ-साथ चलाने चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना कम टाइम में एक्सपीरियंस मिले और कम टाइम में आपके कामयाबी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएँ। अच्छा, अब कंटेंट फाइंडिंग तो आपको हर सूरत करते ही रहना है, चाहे आप ना किसी और कंटेंट के ऊपर भी काम करते हों, लेकिन ना आपको कंटेंट फाइंड करते रहना अच्छे से अच्छा। दूसरी चीज़ ये है, मैं ये भी बताऊँगा कि एक कंटेंट के ऊपर कितने दिन तक काम करना है, वो नीचे लिखा हुआ है, तो परेशान ना हो इस बारे में। दूसरा आता है कि कंटेंट सिलेक्शन भी आपको हर सूरत आनी चाहिए कि किस बेस पर कंटेंट सेलेक्ट करते हैं। अब देखो, ये जो चीज़ है उस क्लास के अंदर ये ऑलरेडी डिस्कस हुई पड़ी है। मैं सिर्फ यहाँ पे इशारे से बता रहा हूँ कि ये चीज़ भी आपको हर सूरत आनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है जो कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन के तो आपको पता है, कोई मतलब काफ़ी क्लासेस आपको मिल चुकी हैं। खुद से प्रॉम्प्ट बनाना, खुद से ही सारी चीज़ें करना, खुद से किसी को कंटेंट को देखना और उसके ऊपर खुद से मतलब अपनी वीडियो बना लेना, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। तो कंटेंट क्रिएशन, अगर ये 3 से 4 चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर ये नहीं है, फिर आप वीडियो के फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते।
उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट। अब मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट क्या है? मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट कहते हैं इस चीज़ को कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान में टिकटॉक की मोनेटाइजेशन है नहीं, तो फिर आप ये काम कैसे करेंगे? जो जिस तरीके से भी करेंगे, जो भी आप जुगाड़ लाएँगे, जिस तरीके से भी सारी चीज़ों का आप बाईपास करेंगे, वीपीएन, प्रॉक्सी, मोर लॉगिन वगैरह जो भी जिस तरह भी, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट। यानी आपने इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। अगर आपको ये चीज़ भी नहीं आती, तो फिर आपके ना कंटेंट क्रिएशन का कोई फ़ायदा है, ना कंटेंट सिलेक्शन का, ना कंटेंट फेडिंग का, क्योंकि ये भी उससे ज़्यादा है और हम पूरे मतलब कोर्स में ज़ाहिर है ये सारी की सारी चीज़ें सीखते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट प्रोग्राम में लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि अब आप काफ़ी दिन से इसके अंदर शामिल हैं तो आपको ज़ाहिर है पता है, और जो न्यू है ज़ाहिर है उनको भी इस चीज़ के बारे में आइडिया हो जाएगा। स्पोर्ट प्रोग्राम का मकसद ना दो हैं। नंबर एक ये है कि आपको ना कोर्स इस तरह से मिले कि जिस जिस इंसान को जब टाइम मिले वो उसको देख ले। एक तो ये। दूसरे नंबर पे ये है कि जो रोज़ाना 6 घंटे होते हैं ना, जुम्मे को छुट्टी होती है, रोज़ाना जो 6 घंटे होते हैं इसका मकसद ये होता है कि आप अपने सवालात जो है ना, जो कोर्स से रिलेटेड आपके बनते हों, आप मेहनत कर रहे हो, बदले में जहन में आपके सवाल आ रहे हो, तो आप वो सवाल पूछ लें। अगर ये दो चीज़ें साथ साथ चलते रहें ना, तो फिर इंसान की कामयाबी के जो चांस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। मसलन एक ही इंसान है, वो मेहनत कर रहा है, अब शाम को रात को 4 बजे, जैसे 3 बजे 4 बजे क्लास आती है, आप वो देख लें, रात तक एक बार देखें, 2 बार देखें, वो आपकी मर्जी। सुबह आपके जहन में 4 सवाल है, 6 सवाल हैं, 10 सवाल है, उसी कोर्स से मुताल्लिक है, उसी क्लास से मुतालिक आप उसको फ़ौरी पूछ लें और उनको क्लियर कर लें। चाहे तो अपने पास लिख लें, चाहे तो रोज़ पूछ लिया करें, जो आपको समझ ना आ रहा हो। क्योंकि इस बारे में कभी भी आपको रोका-टोका नहीं जाएगा कि आप एक ही सवाल बार-बार क्यों कर रहे हो। देखो, एक ये है कि आप समझ ही नहीं रहे, मतलब आपको एक चीज़ बताई जा रही है, आप नहीं समझ रहे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप एक एक सवाल आपने आज पूछ लिया, कल पूछ लिया, अब ये आपका अखलाक है कि आप एक ही चीज़ में बार-बार उसको पूछते रहें, या खुद से भी चीज़ों को मतलब इम्प्लीमेंट करते रहें, मेहनत करते रहें, वो आपकी मर्ज़ी है। एक इंसान अगर वीडियो नहीं देख रहा और वो सवाल कर रहा है, उसका सवाल करना बिल्कुल फ़िज़ूल और बेकार है। वो अपना भी टाइम ज़ाया कर रहा है, सामने वाले का भी कर रहा है। क्योंकि देखें, अगर मैसेज से हम सीख सकते हैं ना काम, तो फिर किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं थी, फिर तो इंसान मैसेज से ही बता देता है। लेकिन चूँकि आपको पता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इसलिए आप हर मुमकिन कोशिश करें कि क्लासेस को देखें और बार-बार देखें और उसके बाद अपने सवालात को करें। अब इसके अंदर जो एक टाइम आता है 1.5-2 महीने के बाद, कि आप वहाँ पे आराम से अपना जो अकाउंट है वो उसको भी चेक करा सकते हैं। उस टाइम ना सबका ही चेक होता है, अक्सर ऐसा होता है जैसे इंसान मतलब चैट के दौरान वो कर दे, अकाउंट सेंड कर दे। अब इस दौरान नुकसान ये होता है कि क्योंकि ना मैसेज आ रहे होते हैं पूरे-पूरे। अगर एक अकाउंट का चेक करें ना, तो उसके अंदर 5-7 मिनट 10 मिनट तकरीबन लग जाते हैं, इतना हर सूरत लग जाते हैं। अगर इस दौरान चेक करें तो फिर वो जो मैसेज है ना, वो उस हिसाब से, जिस हिसाब से वो ट्रैफिक समझो कि जाम हो गया ना, वो उसका आइडिया हमें होता है। इस वजह से जो 1 महीने के बाद है ना, 1.5 महीने के बाद हम उसको चेक करते हैं। उसके बाद जो कम्युनिटी गाइडलाइन है इसकी, इसके अंदर 3 से 4 चीज़ें आपको ज़ाहिर है क्लासेस के अंदर पता होगा, तो इसका भी आपने ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है। अब आ जाते हैं अहम चीज़ें कि मोबाइल वाले कैसे काम करेंगे, लैपटॉप वाले कैसे काम करेंगे वीपीएन से, ठीक है? अगर आपके पास सिर्फ़ एक ही मोबाइल है, मतलब वही मोबाइल जिसके अंदर आप व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, जैज़ कैसे से पैसे वगैरह, या मतलब इस तरह की कोई बैंकिंग ऐप भी आप यूज़ करते हैं, इसके अंदर आप बगैर वीपीएन के काम करें। चाहे आपको पाकिस्तान से व्यूज़ मिलते रहें, लेकिन आपको ना यहाँ पे बगैर वीपीएन के काम करना चाहिए। अगर आप वीपीएन के साथ काम करेंगे ना, उसका इशू ये है कि फिर आप बैंकिंग जो ऐप है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वीपीएन को फिर हमेशा ऑन रखना होता है। और ऐसा काम आप कभी नहीं कर सकते कि बस 1 मिनट के लिए वीपीएन ऑन किया, काम किया और फिर बंद कर दिया। ये वाला जो चक्कर है ना, ये काम आप कभी ना करना। इससे बेहतर है कि आप बगैर वीपीएन के ही काम कर लें। दूसरा ये है कि अगर आपके पास अलग मोबाइल है, जैसे अक्सर होता है ना, लोग दो दो मोबाइल रखते हैं, तो एक काम के लिए होता है, एक पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आपके पास अलग मोबाइल है जिसके अंदर बैंकिंग ऐप वगैरह भी नहीं है, तो फिर आप लाजमी तौर पे ना वो काम कर लें, मतलब वीपीएन के साथ कर लें, फिर प्रॉक्सी के साथ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, और सिम के साथ कर लें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इनके ज़रिए आप ज़रूर वो करें। अच्छा, लैपटॉप वाले कैसे काम करें? लैपटॉप वालों के पास ना एक 2 ऑप्शन है। नंबर 1 तो ये है कि ये भी बगैर वीपीएन के काम कर लें।
नंबर 2 ये है कि ये जो मोर लॉगिन वाला जो है ना, ये इसके ज़रिए करना है। अब मोर लॉगिन और इसमें अंदर कैसे काम होता है आपको पूरी क्लास दी हुई है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ों का आइडिया होगा। अच्छा, अब वीपीएन से वर्क कैसे करना है? पाकिस्तान के अंदर ना जब भी हालात ख़राब होते हैं ना, तो वीपीएन बंद हो जाते हैं, वीपीएन काम नहीं करता। तो इस चीज़ को मैं पहले से भी आपको बता रहा हूँ, 2 साल से, 2.5 साल से, और अभी भी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप वीपीएन से काम कर सकते हैं, बिल्कुल सोफ़े से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि अगर आप कर रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी आपको पहले से ही वो करना चाहिए, मतलब एहतियात करनी चाहिए कि हमारे साथ ये भी मसला आ सकता है। अगर वो मसला आ जाए तो फिर आप वीपीएन हटा दें बिल्कुल कंप्लीटली। अगर आपने वीपीएन से काम करना है तो फिर उसकी अच्छी सेटिंग करें और 24 घंटे उसको ऑन रखें, यानी नेट ऑन हो तो वीपीएन भी ऑन हो जाए। अच्छा, तो इसके बाद इसके वीपीएन से काम करने के बारे में भी आपको क्लास मिली हुई है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद प्रॉक्सी प्रॉक्सी सेटअप की भी मतलब आपको क्लास जो है ना, ये तो मिल जाएगी, अभी मिल चुकी होगी। तो उसके अंदर भी वो प्रॉक्सी के बारे में भी सारी चीज़ें, ये सारे जो भी ऑप्शन है ना, ये मोबाइल की लोकेशन को तब्दील करने के लिए। अच्छा, मोबाइल में टिकटॉक का कंप्लीट सेटअप कैसे करना है, ये उसके बारे में बताया हुआ है। मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 ये है कि मोबाइल के अंदर अगर आप यूके यूएसए की सिम डाल लें तो भी काम हो सकता है, और अगर आप इसके अंदर ये वीपीएन प्रॉक्सी इनमें से कोई एक चीज़ कर लें वो भी ठीक है। अगर ये आप इनमें से कोई भी कुछ ना करें तब भी ठीक है। कंप्लीट सेटअप के लिए आपके पास ना एक गूगल ऑथेंटिकेटर भी होना चाहिए, ताकि आप वो लगा लें, और आपको इसकी वीडियो मिली हुई है, परेशान बिल्कुल ना होना। ऑथेंटिकेटर कैसे लगाने हैं, सेटिंग वगैरह पूरी कंप्लीट वो भी आपको मिली हुई है। तो टिकटॉक के अंदर टिकटॉक को मोबाइल के अंदर करना और उसकी सारी सेटिंग करना, इसकी प्रॉपर वो वीडियो आपको पूरी 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 मिली हुई है। वीपीएन की सेटिंग भी मिली हुई है आपको, लैपटॉप से कैसे काम करना है, ठीक है। ये डबल आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाती है जी अगली चीज़, हर एक कंट्री का जो अकाउंट है ना, इसका मुख्तलिफ वो होता है सिस्टम। यूके का अकाउंट बनाने इसकी अलग सेटिंग होती है, यूएसए का बनाना इसकी अलग सेटिंग होती है, मतलब इसके टैक्स वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का अलग अलग वो होता है, ठीक है। तो मैं आपको ना यूके और यूएसए के बारे में मतलब ज़्यादा वो करूँगा, क्योंकि ये उस प्रॉपर उसमें आते हैं और हम ज़्यादा यही यूज़ करते हैं। बाकी जर्मनी वगैरह वो भी करते हैं, लेकिन टोटली मतलब मैंने अभी तक ना यूके और यूएसए को ही प्रेफर किया है। अब अगर आप यूके का अकाउंट बनाते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो पे आउट है, उसके अंदर पेयोनियर का ऑप्शन भी आ चुका है और क्रिएटर कार्ड भी है। वैसे क्रिएटर कार्ड हमारे काम का नहीं है, क्योंकि क्रिएटर कार्ड है शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो ज़ाहिर है हम हमें तो पैसे चाहिए होते हैं, तो हमारे लिए तो खैर वो नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इसके अंदर पेयोनियर का ऑप्शन आ चुका है, और उसके अंदर ना पहले से भी अ, जो यूके का जो बैंक है ना वो भी ऐड होता था, ठीक है। पेपाल तो सब में ही होता है, वो तो इसका तो कोई वो चांस ही नहीं है, पेपाल तो सब में होता है, और पेपाल वगैरह के बारे में मैंने लिखा हुआ, मैं आपको नीचे चल के बताता हूँ। आपने अगर आप यूके का अकाउंट बनाते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए फिर आप ना इसको पहले ही कर लें, मोनेटाइजेशन से पहले इसको कर लें। अगर आप पाकिस्तान से करते हैं तो ये रिस्क है, लेकिन आपकी मर्जी, आप उसके करना चाहें आप कर लें, ठीक है। मोनेटाइजेशन से पहले करने का ये फ़ायदा होता है कि कम से कम मोनेटाइजेशन के बाद वो इनएलिजिबल नहीं होता है। अगर वो खुदा न खास्ता इनएलिजिबल हो जाए तो फिर आपका अकाउंट चला जाता है। ये है असल मसला। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप यूके का अकाउंट बनाते हैं, टैक्स वेरिफिकेशन से आपको वैसी आज़ादी है, और इसके साथ-साथ जो यूके की जो आबादी है, क्योंकि ना थोड़ा-सा अकाउंट भी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप यूके के अकाउंट बना के उसको यूएसए में भी लॉगिन कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। यूके की जो आबादी है वो तकरीबन ये तो टेक यूज़र हैं वो 18-19 मिलियन है, और जो यूएसए के हैं वो तकरीबन 170-80 मिलियन है, मतलब ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस वजह से बस वो इसको ज़्यादा वो करते हैं, तरजीह देते हैं, वरना और जो है ना वो कोई नहीं है। अच्छा, अगर आप मतलब चाहते हैं कि मैं पेपाल यूज़ ना करूँ, या पेपाल की मुझे किसी से सर्विस ना लेनी पड़े, और आपका जो पेयोनियर अकाउंट है वो भी ओके है, तो आप पेयोनियर अकाउंट वो कर सकते हैं। अभी वैसे उसके थोड़े से लिंकिंग के इशू थोड़े से आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि अभी इसने ये ऑप्शन दिया है, तो महीने 1.5 महीने के अंदर प्रॉपर ये वर्किंग में आ जाएगा। अच्छा, अगर जब कोई भी अकाउंट आप बनाएं, चाहे यूके का बनाए यूएसए का बनाए, उसकी अकाउंट सेटिंग भी होती है, टू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होती है, ईमेल ऐड चेंज इसका भी आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं, इसकी प्राइवेसी आपने किस तरह से रखनी है उसकी भी सेटिंग होती है, पासवर्ड वगैरह चेंज कैसे करना हो, ये ज़ाहिर है वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें बताई हुई है। अकाउंट सिक्योर करने का जो क्या मेथड है ये वही है, मतलब टू फैक्टर लगा लो,
अगर किसी से आपने बाय किया उसकी ईमेल रिमूव करके अपनी लगा दो, ये सारी चीज़ होती है। पाकिस्तानी नंबर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, पाकिस्तानी नंबर से भी आप अकाउंट बना सकते हैं यूके यूएसए का, पाकिस्तानी ईमेल से भी आप यूके यूएसए का अकाउंट आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए वेरिफिकेशन कैसे करने हैं, टैक्स वेरिफिकेशन, अगर आप तो प्रॉपर अच्छा काम करना चाहते हैं, मतलब आपको किसी ना हो, तो फिर यूके के लिए यूके का डॉक्यूमेंट बाय कर लो, यूएसए के लिए यूएसए का डॉक्यूमेंट बाय कर लो, ठीक है। यूके की टैक्स वेरिफिकेशन नहीं होती, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हर सूरत होती है। उसके बाद आ जाती है जी यूएसए का अकाउंट। अब अगर आप यूएसए का अकाउंट बनाएंगे, वैसे ये यूएसए का अकाउंट मतलब आपको वो वीडियो मिली हुई है, तो इस बारे में आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये होता है कि अगर आपने यूके का अकाउंट बनाना है तो यूके की लोकेशन लगा लें, यूएसए का बनाना है तो यूएसए की लोकेशन लगा लें। इसके अलावा इसके अंदर मजीद कोई तीसरी चौथी चीज़ बिल्कुल नहीं होती। एसएसएन क्या होता है? अब एसएसएन दरअसल जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है ना, इसी तरीके से ये अमरीकी लोगों का एसएसएन होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो उसके अंदर डिटेल्स लिखी होती हैं, जैसे एसएसएन नंबर भी लिखा होता है, एड्रेस वगैरह भी लिखा होता है, नाम भी लिखा होता है, ये सारी चीज़ें। जब हमने अकाउंट बनाना होता है ना, तो हमें एसएसएन वाली डेट ऑफ बर्थ भी बनाते हैं, ताकि हम उसी से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लें, फिर उसी से ही टैक्स वेरिफिकेशन कर लें, तो हमें कोई भी इशू नहीं आता बाद में। अच्छा, मोनेटाइजेशन से पहले टैक्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे होती है, ये वीडियो के अंदर आपको पता चल चुका है। मोनेटाइजेशन से पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए ज़रूरी है। अगर आप इसको बाद में करेंगे ना, तो रिजेक्ट होने के चांस भी हैं। अगर रिजेक्ट हो गई तो आपका अकाउंट गया। अगर आप पहले 0 फॉलोवर से उसको कर लें तो फिर कम से कम रिजेक्शन का कोई चांस है ही नहीं। अगर रिजेक्ट हो भी जाए तो आपको कौन सा वो अकाउंट, मतलब 10,000 फॉलोवर या मोनेटाइज है, वो तो नॉन मोनेटाइज है। अगर खुदा ना खास्ता ख़राब भी हो जाए तब भी कोई इशू नहीं है। तो इसलिए आपने पहले ही उसकी वेरिफिकेशन करनी है। क्या पाकिस्तानी पोर्ट से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगी? 100% हो जाएगी, ठीक है। ये मैं यूके की बात कर रहा हूँ, जिस सूरत में आप यूके का डॉक्यूमेंट बाय नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है फिर उसकी जगह आपको आईडी कार्ड लगाना पड़ेगा। क्या पाकिस्तानी आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन करना सेफ है? सेफ नहीं है। ये मैं क्लियर डॉट अल्फाज में बता दूं कि क्लियर नहीं है। हाँ, आप अपनी मर्जी से करना चाहें तो कर लें, क्योंकि इश्यूज तो ज़ाहिर है आ जाते हैं, मिस मैचिंग बहुत सारी चीज़ों में ना हो रही होती है, तो फिर वो पेमेंट के टाइम पे ना इशू करता है। अच्छा, एक एसएसएन से कितने अकाउंट बन सकते हैं, बना सकते हैं और वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वो 5 तक है। ज़्यादा भी कर लें, लेकिन अक्सर जो है ना 5 से ऊपर नहीं हो रहा होता है, कभी 6 भी हो जाते हैं वैसे, कभी 10 भी हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर इस ना टाइम के बाद हो रहा हो, मसला ऐसा ना हो कि आप एक ही हफ्ते के अंदर 5 कर लें, ये एक ही दिन के अंदर 5 कर लें, ये वाला काम ना हो। फिर तकरीबन जो है ना वो गैप गैप के साथ हो, मतलब 1 महीने के अंदर आप 5 कर लें, ये मतलब एक एक हफ्ते के बाद एक एक कर लें, इस तरह से ठीक रहेगा। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस वाले डेट ऑफ बर्थ से अकाउंट क्रिएट करें, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा था ऊपर। एक मोबाइल में कितना अकाउंट चला सकते हैं? अच्छा, पहले जो है ना 1.5 साल पहले हम ड्यूल स्पेस यूज़ करते थे, लेकिन अभी हम वो नहीं करते। आप जब अकाउंट लॉगिन लॉगआउट करते हैं ना, तो वहाँ पे ऐड का ऑप्शन भी आता है, तो आप अकाउंट ऐड वहीं कर लिया करें, और 4 से 5 अकाउंट को आप आराम से कर लें। ज़्यादा भी करना चाहें तो कर लें, मर्ज़ी आपकी, बस बेहतर ये होता है कि थोड़ा कम बोझ रखें। अच्छा, अब अकाउंट वार्म अप क्या होता है? जब आप अकाउंट बना लेते हैं ना, तो इसको हर सूरत आपने वार्म अप भी करना होता है। बाकी ये पैनल वगैरह के बारे में ना नीचे मैं बताऊंगा। वार्म अप इसलिए करना होता है ताकि नया अकाउंट है ना, तो थोड़ी सी ये इसकी एक्टिविटी हो जाए, थोड़ी सी इसके अंदर जान आ जाए, थोड़ा सा अच्छा ये नज़र आने लग जाए, तो इसको वार्म अप होता है। अच्छा, नीचे लिखा होता है वार्म अप करते कैसे हैं। अकाउंट वार्म अप होता है अगर आप जिस कंटेंट के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, उस कंटेंट के आप वीडियोज़ देख लें। अच्छा, ये रिफ्रेश कैसे होता है वार्म अप, उसका भी मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ, अगर आपको उसका पता हो। अगर आपका वार्म अप गलत कंटेंट पे हुआ पड़े तो आप उसको ना चेंज करके रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अच्छा, कितने दिन बाद अपलोडिंग स्टार्ट करें? कम से कम जो है ना 1 हफ्ते के बाद आप स्टार्ट करें। 1 हफ्ते तक वार्म अप करें, इस दौरान आप वीडियोज़ वगैरह भी बनाते रहें, तो स्टॉक बना लें आप अपने पास, और अच्छी से अच्छी चीज़ों को ट्राई करें। अच्छा, डेली कितनी वीडियोज़ अपलोड करें? इसमें तकरीबन देखो, अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से 3 तक काफ़ी है, 3 तक बड़े अच्छे हुआ है। कॉपीराइट में तो आप कुछ भी करें, वो नहीं, मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप इतनी ज़्यादा ओरिजिनल वीडियोस बना भी नहीं सकते। अच्छा, अब किस टाइम अपलोड करें, ये बहुत ज़्यादा ना अहम होता है, अक्सर लोग इसके बारे में ना सवाल कर रहे होते हैं।
आप जिस मुल्क को भी टारगेट करना चाह रहे हैं ना, आपको पता होता है कि मैं किस मुल्क के लिए कौन वीडियोस बना रहा हूँ। अब अगर आप इंग्लिश वीडियोस बना रहे हो तो आप यूएसए को ध्यान में रखो। जिस मुल्क का भी हो ना, उस मुल्क के शाम के टाइम में ना आप अपना टाइम वगैरह सेट करें। अब चाहे यहाँ पे ना रात के 2 भी बज रहे हो, हमने अपना नहीं, हमने उसका देखना है जो वहाँ पे चल रहा होता है। मोस्टली लोग वहाँ पे सुबह के टाइम काम कर रहे होते हैं, शाम के टाइम वो होते हैं फ्री, मतलब जैसे घर वगैरह आते हैं। तो बेस्ट ये होता है कि इंसान जो है ना उस टाइम उसको अपलोड करे। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप सुबह सुबह वीडियो कर लें तो कोई नहीं देखता है, लेकिन अगर आप शाम को करें तो यकदम व्यूज़ आ जाते हैं। अब सुबह भी करें तो वो मतलब उसके ऊपर व्यूज़ वगैरह आते हैं, लेकिन वो बहुत लेट आते हैं। इस तरीके से अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं रात को नहीं बल्कि दिन के टाइम में मैं अपलोड करता हूँ तो कोई मसला नहीं है। उसमें ये है कि जब वो जब देखेंगे टिकटॉक रिकमेंड कर देगा, अगर वो अच्छी वीडियो होगी तो आगे चली जाएगी, वरना वहीं रुक जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद आ जाती है जी एक कंटेंट को कितने टाइम तक चेक करें कि वो चलेगा या नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा ना अहम होता है। अगर आप ये देखें कि एक कंटेंट है जिसके ऊपर आप भी काम कर रहे हैं, कोई और भी काम कर रहा है, ठीक है, आप देखें कि उस कंटेंट के ऊपर उसके व्यूज़ वगैरह कितने आ रहे हैं, थोड़े आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं। अगर उसके व्यूज़ आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके भी व्यूज़ आने चाहिए। कंटेंट कम से कम ना 2 महीने तक आप इसको एक कंटेंट को ना 1.5 से 2 महीने तक आप एक कंटेंट को डेली बेस पे 2 से 3 वीडियोस लगा कर ट्राई करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें कंटेंट सही तरीके से नहीं बनाना आ रहा होता। अगर नहीं बनाना आ रहा ना तो बार बार उसको बनाने सीखें, क्योंकि अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। इस वजह से जब आप ज़्यादा काम करेंगे ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाना आएगा। अच्छा, टैग्स और टाइटल कैसे लगाएं, इसकी तो वीडियोस आपको ना वैसे भी मतलब मिल चुकी होगी। इसमें बेहतर ये होगा रेलिवेंट टैग्स यूज़ करें। रेलिवेंट टैग्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं? अब जो रेलिवेंट टैग्स जो है ना ये होते हैं, अगर आप उस टैग के ऊपर क्लिक करें तो फिर सारी की सारी वीडियोस ना उस जैसी आए। अगर आप रेलिवेंट टैग यूज़ नहीं करें तो फिर आपकी जो वीडियो है ना वो फॉर यू में नहीं जाएगी। तो ये टैग का भी ना इस तरह से थोड़ा सा अमल दखल है। फॉर यू, FYP, इस तरह के जो टैग्स हैं ना इनसे परहेज करें, बाकी रेलिवेंट लगाएं जो भी आपके बनते हैं। अच्छा, थंबनेल कैसे ऐड करें वीडियो के अंदर जब अपलोड होगा ना, तो ये मोबाइल के अंदर तो ऑप्शन नहीं, अलबत्ता वो जो करो मतलब ब्राउज़र से करते हैं ना तो उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि आपको वो कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जो सब टाइटल कैसे ऐड करें। तो ये भी मतलब ना वीडियो अपलोड के अंदर वो आ जाएगा, लेकिन आपको ये करना चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस वगैरह ये चेक ज़ाहिर है ये क्रिएटिव स्टूडियो से करनी होती हैं, मतलब उनका जो स्टूडियो उससे करनी होती हैं। और बेहतर ये होता है कि इंसान जो है ना अपने परफॉर्मेंस वगैरह के ऊपर ना नज़र रखे, ताकि उसको ये पता चलता रहे कि मुझे अब इस टाइम क्या करना है, कैसे करना है, मेरा अकाउंट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कैसे जा रहा है, एवरेज जा रही है, वो सारी चीज़ें ना आपको वहाँ से पता चलते चाहिए। अच्छा, अब आ जाती है जैसे आपने अकाउंट वगैरह बनाया तो फॉलोअर। अब फॉलोअर मतलब 2 तरह के होते हैं, एक पैनल फॉलोअर होते हैं, एक बूस्टिंग होते हैं और एक ऑर्गेनिक होते हैं, बल्कि 3 तरह के। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि आप जैसे खुद से काम कर रहे हो, खुद से 10,000 हो जाए, ये है ऑर्गेनिक, व्यूज़ वगैरह दोनों। एक होता है बूस्टिंग। बूस्टिंग फॉलोअर ये होते हैं कि आपने ना मतलब पैसे लगा के बूस्ट करना है, बदले में आपको टिकटॉक फॉलोअर देता है। अब पैसे उसके अंदर कम लगें या ज़्यादा लगें ये उस वीडियो वगैरह के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन आते इस तरह ही हैं, ठीक है, बूस्टिंग के ज़रिए। और इसकी भी वीडियो मतलब मैंने एक पहले बनाई हुई है, अगर आपको मतलब नहीं मिली तो मैं आपको वो दे दूँगा, या आप माँग लेना कि मुझे ना बूस्टिंग की वीडियो दे दो। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि आप ना अ, जो व्यूज़ हैं ये तो कभी भी आपने पैनल से नहीं लेना है, व्यूज़ तो आपने करने हैं खुद कंप्लीट, लेकिन जो फॉलोवर हैं वो तीसरा तरीका पैनल का भी है। पैनल दरअसल क्या होते हैं, ये मतलब फेक फॉलोवर होते हैं, बोट, जिसमें ना कोई भी एक्टिव नहीं होता, बस ये कि आपका क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए ये शो होते हैं, और ड्रॉप भी हो जाते हैं। मोस्टली आप इनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारी जो वेबसाइट हैं ये पीछे कहीं ना कहीं ये वियतनाम या कंबोडिया, मतलब इन मुल्कों में ना लोगों ने वो सारा सेटअप किया होता है, ये फॉलोवर ना वहाँ से ले रहे होते हैं। अब जो लोग मतलब वहाँ से फॉलोवर ले रहे होते हैं ना, क्योंकि अब वेबसाइट तो उनकी ऑटो साइन ही पड़ी होती है, तो हम ना ये किसी वेबसाइट के बारे में ना खास तौर पे नहीं कह सकते कि इस वेबसाइट के फॉलोवर अच्छे हैं और इसके बहुत गंदे हैं, क्योंकि ले सारे एक ही जगह से रह होते हैं। और दूसरे नंबर पे
अब चूँकि वो के तो होते नहीं हैं, अब अगर आपने लेने हैं ना पैनल फॉलोवर, अगर आपके पास पैसे हैं, इंसान को पता होता है कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, तो मुझे मतलब कब तक कैसे करना चाहिए। अगर पैनल वाले फॉलोवर लेने हैं तो अकाउंट बनाते ही ले लेना, बाद में कभी भी ना लेना। मसलन अगर आपने वीडियोज़ बनाई हुई है 2-3 हज़ार फॉलोवर के बाद में आप ले रहे हैं, ये यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, मतलब आपके अकाउंट को ज़्यादा ख़राब करते हैं। अगर आप शुरू में ही ले लें ना, क्योंकि अकाउंट तो उस टाइम वैसे ही ज़ीरो है, मतलब उसके ऊपर वैसे ही ज़ीरो व्यूज़ आने हैं, उस टाइम अगर आप लेते हैं ना फॉलोवर, तो उस टाइम इशू नहीं बनता, बाद में ज़्यादा इशू बनता है। इस वजह से जब भी आपने लेने होने तो आप पहले ही फॉलोवर लेना, बाद में अकाउंट वार्म अप करना। अकाउंट वार्म अप के दौरान भी आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि खुद से ही वो करें। अच्छा, उसके बाद वो व्यूज़ की बात आ जाती है। एक बूस्टिंग व्यूज़ भी होते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर आपने पैनल फॉलोवर ले लिए तो आप ना, अगर आपके कोई मतलब जल्दी से अकाउंट पर व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर तो है ठीक। लेकिन अगर आपके व्यूज़ जल्दी से नहीं आते तो फिर आप ना बूस्टिंग से 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट करके जल्दी से अकाउंट को मोनेटाइज कर लेना। क्योंकि अगर आपके जो पैनल के जो फॉलोवर हैं ये मोनेटाइजेशन के बाद ड्रॉप हो जाए ना, यानी आपका अकाउंट मोनेटाइज हो गया फिर ड्रॉप होते हैं, तो मैंने अभी तक भी खुद भी मैंने मतलब खुद चेक किया, और वैसे भी जो अकाउंट है ना, ये डिस्क्वालीफाई नहीं होता कि आपके फॉलोवर कम हो गए हैं। तो 10,000 मेंटेन रखना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ उस टाइम क्राइटेरिया के लिए 10,000 फॉलोवर होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ना आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पे आ जाती है बारी इस चीज़ की कि आपने अगर व्यूज़ कंप्लीट करने हैं तो जल्दी से इसको कर लेना। ऑर्गेनिक का मतलब वही है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि खुद से ही व्यूज़ कंप्लीट हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपने करना होता है अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। अब अप्लाई कैसे करते हैं? अगर आपने कॉपीराइट कंटेंट अपलोड किया हुआ है तो कोशिश करें कि आप फेस की वीडियोस भी उसके ऊपर अपलोड कर दें, ताकि ऑर्गेनिक वो लगे और वो मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि ना अक्सर ये रिजेक्ट ही होता है। जिन वीडियोस के ऊपर 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो उनको पब्लिक रखें, बाकी सबको प्राइवेट कर दें। क्योंकि दरअसल क्या है कि वीडियो डिस्क्वालीफाई, अनरीजन, लो क्वालिटी, ये बहुत ज़्यादा ना इश्यूज रहते हैं कॉपीराइट पे। ओरिजिनल पे भी मतलब अक्सर आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये वहाँ पे हो रहे होते हैं। बेहतर ये होता है कि इंसान ना जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करे तो ज़्यादा रिस्क ना ले, बचे, क्योंकि आपको 1 लाख व्यूज़ चाहिए होते हैं। उनको अभी प्राइवेट कर दे, बाद में दोबारा उनको पब्लिक कर दे। ये इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मोनेटाइजेशन के बाद जो है ना वो रीच होती है डाउन, तो आपने इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि उसके सिस्टम चेंज हो रहा होता है। पहले वो आम व्यूज़ होते हैं, टिकटॉक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, बाद में हो जाते हैं वो ख़ास, क्योंकि टिकटॉक को उसके बारे में उसके उनके पैसे देने होते हैं। इस वजह से वो हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं। व्यूज़ रीच भी डाउन होती है, और इसके साथ साथ जो है ना वो डिस्क्वालिफिकेशन के भी आपको इशू आना शुरू होते हैं। अच्छा, अगर आप 3 वीडियोस लगा रहे हैं ना, तो फिर एक वीडियो 1 मिनट प्लस लगाएं, और बाकी जो है ना आपने 2 वीडियो शॉर्ट लगाने हैं, क्योंकि वीडियोस होते हैं डिस्क्वालीफाई, नए नए होते हैं ना जब वीडियोस डिस्क्वालीफाई होते हैं। अगर आप सारी के सारी एकदम 1 मिनट प्लस वाले लगा रहे हो ना, तो फिर आपको इश्यूज इसके ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब अच्छा, कौन सी चीज़ें चेक करें जब आपने अप्लाई करना है? इसमें ना दरअसल ये होता है कि कोई भी वीडियो अगर इनएलिजिबल आया हुआ है, नॉट एलिजिबल फॉर योर फीड, उसको रिमूव कर दें। अकाउंट चेक प्रोसेस होता है एक, जब आप मोबाइल के अंदर जाते हैं ना, तो क्योंकि मैंने भी ये वीडियो के अंदर बताया हुआ है, उसको चेक कर लिया करें। उसके ऊपर हर 30 दिन की जो वीडियोज़ होती है ना पोस्ट होती हैं, वो बता रहा होता है कि ये वीडियोज़ अब इस टाइम इनएलिजिबल हैं या डिस्क्वालीफाई हैं या कोई इशू वगैरह या रिमूव है, वो सारा ना बता रहा होता है। तो टैक्स वेरिफिकेशन प्रोसेस मोनेटाइजेशन के बाद, ये चूँकि जो टैक्स वेरिफिकेशन है ये मोनेटाइजेशन के बाद होती है, पहले नहीं होती। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पहले हो जाती है, लेकिन ये नहीं होती। तो ये जो है ना फिर फौरी आप कर सकते हैं। अच्छा, पेपाल क्रिएट पेपाल यूज़ इन पाकिस्तान, पेपाल ऐड कैसे करना है, ये 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर ना यूके का पेपाल भी क्रिएट होता था, अभी भी होता है। इसकी मैंने पूरी वीडियो आपको बनाई मतलब बना के दी हुई है, और जिस तरह से उसका नुकसान और फ़ायदे, मतलब नुकसान वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताई है। मेरे ख्याल से वो शायद 15 या पता नहीं 25 मिनट की है, तो वो आपने ज़रूर देखनी है। दूसरे नंबर पे ये है कि पेपाल पाकिस्तान के अंदर यूज़ कैसे करना है। अच्छा, 2 ऑप्शन है ना, एक यूके का अकाउंट होता है और एक होता है सॉरी, एक यूके का पेपाल होता है और एक होता है सऊदी अरब, दुबई वगैरह। जो उनका होता है ना वो तो किसी पर्सनल की डिटेल्स के ऊपर बनेगा, ठीक है, किसी पर्सन की जो वहाँ रहता है। और यूज़ आपने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस हद तक करना है कि उसको अकाउंट के अंदर लिंक करना है ईमेल पासवर्ड के साथ, और बाकी 2 फैक्टर कोड वो आपको दे देगा। इसके अलावा उसको पाकिस्तान के अंदर लॉगिन करके नहीं रखना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप लॉगिन करके हैं तो पेमेंट विड्रॉ और इस तरह के इश्यूज आपको मिलेंगे।
तो ये वाला रिस्क आपने कभी भी नहीं लेना, खासतौर पे जब पेपाल के अंदर पेमेंट हो तो पाकिस्तान के अंदर उसको लॉगिन नहीं करना। अच्छा, पेपाल ऐड कैसे करना है, वीडियो के अंदर ज़ाहिर आपको पता चल चुका होगा। एक पेपाल अकाउंट कितने अकाउंट में लिंक कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से 8, 9 और 10 इतनों में कर सकते हैं एक पेपाल को, ठीक है। अच्छा, पेनीर कैसे ऐड करना है? अभी पेनीर यूके अकाउंट में ऐड होता है, उसमें ये कि उसका, चूँकि अभी वैसे लिंकिंग का इशू आ रहा है, लेकिन उसमें जब आप उसके ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो फिर आपसे वो ईमेल पासवर्ड वगैरह वो मांग रहा होता है, फिर आप वो करते हैं। अभी तक चूँकि ये जो पेनीर है ना, ये खुद मैंने अटैच नहीं किया, क्योंकि पेपाल वैसे यूज़ करते हैं ना, लेकिन वहाँ पे ईमेल पासवर्ड ही आपसे मांगेगा जो पेनीर का होता है। पेनीर के अंदर ना वर्चुअल यूके यूएसए बैंक भी होते हैं, पहले ये लगते थे, ये जो खासतौर पे जीपी बैंक है ना, ये लगता था और इसके अंदर पैसे आते भी थे और रिजेक्ट भी होते थे, मतलब दोनों सूरतें थी। लेकिन अभी उसने डायरेक्ट पेनीर का ही ऑप्शन दे दिया है। अच्छा, एक ना यूके के अंदर आपको क्रिएटर कार्ड नज़र आता है, अक्सर आपको अप्लाई करने के बाद अप्लाई करने का ऑप्शन भी देता है, वो सारी चीज़ें। अब जो क्रिएटर कार्ड है, ये इसके बारे में वैसे थोड़ा सा बता चुका हूँ। ऐप पे के अंदर ये यूज़ होगा, ठीक है। अर्निंग वगैरह आप यहाँ से उसको ना यूज़ कर सकते हो, और वो अगर आपने कहीं कोई किस तरीके से, अगर आपके पास कोई कार्ड है, वो फिजिकल कार्ड भी मिल जाता है तो आप उसको किसी एटीएम से वो करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने एप्पल यूज़ के लिए उसका ना ऑप्शन दिया हुआ है। बस अगर कल को ये कार्ड भी दे देते हैं और उसके बाद उसको एटीएम से विड्रॉ का भी ऑप्शन दे देते हैं तो ये चलेगा, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो ये फिर भी नहीं चलेगा, ये बाहर के लोगों के लिए। और इसके लिए ना यूके का वो वैलिड नंबर भी चाहिए होता है जिसके ऊपर कोड वगैरह आता है, ठीक है। अच्छा, कंटेंट चेंज आफ्टर मोनेटाइजेशन, बहुत सारे लोग जो है ना वो मोनेटाइज करते हैं किसी और कंटेंट के ऊपर, बाद में वो कंटेंट चेंज करना चाहते हैं, तो ये कैसे होता है और इसके प्रोसेस क्या होता है? अब डायरेक्टली आप पुरानी वीडियोस को स्लो स्लो रिमूव करें, न्यू न्यू वीडियोस लगाना शुरू करते हैं, एक ये भी प्रोसेस है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आप किसी भी तरीके से कंटेंट चेंज करें तो आपको व्यूज़ डाउन हो मिलेंगे, क्योंकि जो पुराने आपके फॉलोअर होते हैं ना, वो एक कैटेगरी के आए होते हैं, जो दूसरी कैटेगरी लगाते हैं ना तो वो जल्दी से उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते। बेहतर ये होता है कि इंसान जो है ना वो उसी कंटेंट को उसके ऊपर चलाता रहे और उसकी जगह नया अकाउंट बना रहे नए कंटेंट के लिए। ये वाला काम ना जब आपके ज़्यादा फॉलोअर हो तब आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जो कंटेंट हाई आरपीएम और लो आरपीएम। ये आगे ना आपको पता चलेगा। एक होता है उर्दू कंटेंट, इसका लो आरपीएम होता है। एक होता है अरेबिक कंटेंट, उसका थोड़ा सा उर्दू कंटेंट से अच्छा होता है। एक होता है प्रीमियम कंटेंट, इसका सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, एक होता है स्टोरी बेस्ड कंटेंट और एक होता है एक्शन बेस्ड कंटेंट। अब स्टोरी बेस्ड कंटेंट वो होता है जिसके अंदर ना इंग्लिश, उर्दू, हिंदी वगैरह किसी भी चीज़ के अंदर ना कोई स्टोरी वगैरह चल रही, कोई चीज़ वो बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्टोरी बेस्ड कंटेंट। और एक होता है एक्शन बेस्ड कंटेंट। एक्शन बेस्ड कंटेंट मसलन कोई चीज़ बन रही है और आप उसको देख रहे हैं, उसके अंदर कोई लैंग्वेज नहीं, चाहे म्यूजिक है या नात है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अंदर ना कोई वो नहीं है लैंग्वेज, तो ये होता है एक्शन बेस्ड कंटेंट। इसको कोई भी देख सकता है, इसका आरपीएम लो होता है और स्टोरी बेस्ड कंटेंट का आरपीएम हाई होता है, ठीक है। अदर लैंग्वेज कंटेंट लाइक जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, इन इन लैंग्वेज के अंदर अगर आप करें तो इसका भी जो आरपीएम है वो अच्छा होता है, क्योंकि स्टोरी बेस्ड कंटेंट होता है। एक एक्शन बेस्ड कंटेंट वो होता है जिसके अंदर ना सारे अंग्रेजी नज़र आ रहे हो, वो फिर भी प्रीमियम बन जाता है। और एक वो होता है जिसके अंदर मतलब सारे ये एशियन वगैरह नज़र आ रहे हो, तो इसका आरपीएम लो रहेगा। अच्छा, वायरल वीडियोस बनाने का मेथड। वायरल वीडियोस कैसे बनती है? इसके लिए आपको ट्रेंड को फॉलो करना होता है, ट्रेंड पे जो चीज़ चल रही हो तो वही वायरल वीडियोस होती हैं और उन्हीं को ही रेप्लिकेट करते हैं। अब रेप्लिकेट या दोबारा से कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, मतलब कॉपी कैसे करते हैं, जो वीडियोस हमने बनाई है उसके अंदर सारा हमने यही डिस्कस किया है। तो डेली वीडियोस किस बेस पर बनाए? एक वीडियो तो इंसान बना लेता है, लेकिन दूसरी वीडियोस कैसे बनाएगा, तीसरी वीडियोस कैसे बनाता है, बनाएंगे। दरअसल जब हम चैट जीपीटी से बात वगैरह कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमें उसी चैट के अंदर ना हमें ये भी पूछना चाहिए कि कल मैं कौन सा कंटेंट लगाऊं, किस तरह कंटेंट लगाऊं। अगले दिन आपको उसको ना ये भी बता दिया करें कि मुझे अपने इतने रिस्पॉन्स मिल रहा है इस वीडियो के ऊपर, तो चैट जीपीटी ना इसके बारे में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वही आपको बताएगा कब आप इस उसके ऊपर काम कर लें या अब आप इसके ऊपर काम कर लें, या अगर आपका खुद से दिमाग है फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर आप वही करेंगे जो उस टाइम हकीकत में ट्रेंड पे भी चल रहा होगा, जिसका चैट जीपीटी को आइडिया भी नहीं होगा।
उसके बाद मास्टर प्रॉम्प्ट मास्टर होना बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, वीडियो बनाने में चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करें, वो ज़ाहिर है हमने वीडियो के अंदर करके दिखाया हुआ है। और आप हर सूरत मास्टर होना है इसके अंदर। अगर आपको इस स्किल के अंदर नई महारत हासिल होती, फिर आपके जो काम है ना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद एडिटिंग स्किल के अंदर आपको कैपकट यूज़ आना आना चाहिए, और हम मतलब हर वीडियो के अंदर इसको यूज़ करते भी हैं। और वीडियो जनरेशन टूल की अगर बात की जाए तो फ्लो का हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, चैट जीपीटी का यूज़ किया, ग्रोक एआई और सी डांस इन दोनों का भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन जैसे ये इसके ना कोई बराबर, क्योंकि ना ग्रोक एआई पहले सस्ता वो मतलब फ्री था, फिर इसको पेड कर दिया। अब चूंकि वो वीओ 3 लिया हुआ था इस वजह से इसको लिया नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं इसको लेके इसके ऊपर वीडियोस वगैरह भी ट्राई कर लें। वैसे ना हमें हमारी जैसे वो होगी ना मतलब प्रॉम्प्ट होगी, वैसे ही हमें वीडियो बन के जाएंगी। अब चाहे वो किसी भी उसके अंदर कौन सा ये जो पेट है रखे काउंटर। तो फिर इसका ना थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू बाद में कर लेंगे, लेकिन ये ना ये यूज़ वगैरह होते हैं, इस वजह से मैं इनके बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके अलावा अगर वॉइस ओवर टूल की बात की जाए तो इसके अंदर 11 लैब भी है और डब डब एआई भी है। डब डब एआई जो है ना ये फ्री में भी हम यूज़ कर लेते हैं बार बार इसका अकाउंट बना के। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी शेयरिंग वीडियो जनरेशन टूल। एक होता है शेयरिंग पे ना ये टूल मिलते हैं, और एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट दो तरह के होते हैं, एक ये है कि खुद आप जाके फ्लो को बाय कर लें। जैसे फ्लो की अगर बात की जाए, एक महीने का 35,000 है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी सेलर से लेते हैं तो ये प्राइवेट आपको 7-8 हज़ार का मिलता है, और 45,000 क्रेडिट होते हैं। तो ये ना इतने ज़्यादा फ़र्क होता है इस चीज़ के अंदर। दूसरा होता है शेयरिंग। शेयरिंग में ये होता है कि वो मतलब 2-3 बंदों को एक ही टूल दे देता है, तो इसमें और कम पैसे लगते हैं, 3-4 हज़ार मिल जाता है। तो ये इस तरह से ये प्राइवेट भी मिलते हैं और शेयरिंग पे भी मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद ना ये अब आ जाते हैं थोड़ी सी और चीज़ों की तरफ। अक्सर लोग ना अकाउंट बाय सेल कर रहे होते हैं। अगर आप बाय कर रहे हो तो आप किन चीज़ों को देखें, अगर आप सेल कर रहे हो तो आप किन चीज़ों को देखें। देखो, अगर आप बाय कर रहे हैं ना, वैसे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बाय की तरफ नहीं बल्कि खुद ही जाके ना उसको अपने मर्ज़ी के कंटेंट के मुताबिक उसको वो कर लें। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो, तो अगर आपने कंटेंट अकाउंट बाय करना है ना, तो आप ये समझें कि ये अकाउंट बिल्कुल डेड है। इसके ऊपर कोई वो नहीं है, फॉलोवर वगैरह की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको जो अकाउंट मिल रहा है या जो कंटेंट मिल रहा है, इसके ऊपर कोई और फॉलोवर ये कोई और कंटेंट लगा हुआ है और आपने कुछ और लगाना है, तो इस वजह से आपके लिए वो फॉलोवर मैटर नहीं करते। तो आप ना बस अकाउंट वगैरह की कीमत जो मतलब 5-7 हज़ार 10 हज़ार जितनी भी जो चल रही है, बस वही आपने करनी है। इसके अलावा जो है ना वो पाकिस्तानी फॉलोवर की कोई कीमत वगैरह ज़्यादा नहीं होती। हाँ, लाखों में व्यूज़ वो फॉलोवर हों तो शायद वो उसकी होती है, अदरवाइज़ नहीं। दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पे जो है ना बात आ जाती है इस चीज़ की कि आपने एक दो काम और करने हैं। बाय करते टाइम जो है ना आपने अपनी ईमेल वगैरह भी चेंज कर लेनी है, और नंबर भी आरएस के तौर पे ऐड कर लेना है। यूट्यूब फैक्टर अपने पास लगा लें उसको, ताकि आप इसको सिक्योर कर लें। और कोशिश करें कि किसी ना काबिल एतमाद इंसान से ले लें, अगर लेना भी हो, वरना ना लें। और अगर सेल करना हो तब भी इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखेंगे, पहले उससे पैसे ले लें, बाद में उसको अकाउंट दें, फिर वो जैसे उसके साथ मर्जी करते रहें। अगर आपने पहले अकाउंट दे दिया ना तो फिर आप गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद आ जाती है जो टीम मैनेजमेंट। चूँकि हम इसके ऊपर ये अकाउंट बाय सेल इसके ऊपर ज़्यादा वो करते नहीं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा काम करूँगा नहीं। एक होता है पार्टनरशिप और एक होता है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट जो होता है, जैसे मसलन मैं हूँ, मैं भी टीम मैनेज करता हूँ। आप हैं, आपने भी अगर नेक्स्ट जाके टीम मैनेज करने हैं तो ये कैसे करने हैं। दरअसल जब टीम मैनेज करते हैं ना, तो जो ऊपर वाला बंदा होता है ना उसको सारा काम आना चाहिए, छोटे से छोटा सा काम जो है ना वो उसको आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको खुद काम नहीं आता ना तो आप किसी और से काम ले भी नहीं सकते। ये मैं आपको ना क्लियर बता रहा हूँ। आपको वीडियो जनरेशन भी आनी चाहिए, वीडियो फाइंडिंग भी आनी चाहिए, अपलोडिंग भी आनी चाहिए खुद से। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं ना कि आप टीम हायर करेंगे, टीम को एक्सटेंड करेंगे, मतलब उसको बढ़ाएं, तो कंटेंट क्रिएशन के लिए ना फिर आप बंदों को हायर करना। जो अपलोडिंग वाले हैं उनको अलग हायर करना, मतलब उनका अलग काम, और जो कंटेंट क्रिएशन वाले हैं इनका
अलग काम हो, और एक ही बंदे के ज़िम्मे मेरे ख़्याल से सारा कुछ ना लगाएँ। और उसके बाद असल में इसके ना बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर टीम मैनेज कर रहे हैं, तो जनरेशन अलग, मतलब वीडियो क्रिएट किसी और से कराएँ और अपलोड किसी और से कराएँ। बेहतर ये है कि इंसान खुद अपलोड कर दे, लेकिन अगर आप रात को नहीं जाग सकते या और कि इस किस्म के कुछ इश्यूज़ हैं, तो फिर आप टीम को रख लें, उनको समझा दें कि ये अपलोडिंग वगैरह कब कैसे करनी है और टाइटल वगैरह टाइटल क्या देना है, तो वो उस हिसाब से वो कर देगा। तो इस सिर्फ ना, बाकी तो मैनेजमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें तो बहुत अहम हैं। इसके अलावा अकाउंट की जो ईमेल, पासवर्ड और उसके ऑथेंटिकेटर जो कोड वगैरह होते हैं ना, वो आपने अपने पास ही रखने हैं। पार्टनरशिप रूल्स, टिकटॉक के अंदर जो पार्टनरशिप रूल्स होते हैं ना, यहाँ पे तकरीबन वो बराबर से ही चल रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप मोनेटाइज अकाउंट और दूसरी चीज़ें आपको दे रहा है, कोई टूल वगैरह दे रहा है और आप काम कर रहे हैं, तो इसमें बेहतर ये होता है कि इंसान बराबर उसको करे। ये मुख्तसर ही नहीं बता रहा हूँ, बाकी इसके अंदर रूल्स वगैरह ना और बहुत सारे, फिर हर एक इंसान की ना मर्ज़ी असल में अपनी होती है कि वो किस तरह से उसको करता है। अच्छा, अगर आप लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं, तो उसके क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूँ कि i5 i5 और 3rd जनरेशन लगा लो, 5th 7, मतलब जो भी आप लगा लो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ना इससे ऊपर होनी चाहिए 3rd जनरेशन। उसके बाद है 128 SSD। उसके बाद हार्ड वगैरह वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे 500 जीबी हार्ड वगैरह लगाते हैं, ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं। आम जो, अच्छा जो है, अच्छा 16 जीबी रैम, सॉरी 8 जीबी रैम। यहाँ पे ना आप ये चीज़ देख लें कि इससे इससे कम ना हो, इससे ऊपर हो। कम हो ना तो थोड़ा सा आपको वो ज़्यादा तंग करेगा, बाकी काम तो ज़ाहिर हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा ये हो या ये इससे ऊपर हो, इससे कम ना हो। और मोबाइल की अगर बात की जाए तो वही 8 जीबी रैम और 128 से ऊपर मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। इसका हर सूरत आपने ना ख्याल रखना है। अब इसमें कैटेगरी कोई भी हो, मतलब मोबाइल के जैसे आईफोन के अंदर तो मेरे ख्याल से नहीं होगा काम, बेहतर है कि आईफोन के अंदर नहीं, एंड्रॉयड को ट्राई करें। कंपनी आप कोई भी देख लेना जो आपके लिए अवेलेबल हो। इसमें पीटीए नॉन पीटीए को कोई लेना देना नहीं होता। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि नॉन पीटीए क्या होगा, पीटीए क्या होगा, इसमें इसका कोई लेन देन नहीं, आप जैसे मर्जी जो भी उसका हिसाब किताब करें। तो दरअसल ये ना मुख्तसरन मैंने आपको इशारतन बताई है। अब आपको पता है कि पूरे के पूरे कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो नहीं थी तो मैंने मतलब आपको वैसे ऐड कर दी। ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ आई हुई हैं, और अब मैंने आपको ये भी बता दिया। अब अगर आप पूरे के पूरे गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को भी बार बार देख लें, चीज़ों को यूज़ कर लें, लिख लें, समझ लें, और फिर कोर्स को भी देख लें दोबारा से, आपको ना 70% चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि नया इंसान होता है ना, 100% कभी भी नहीं होती, लेकिन 70% कॉन्सेप्ट वगैरह ना, ये इन चीज़ों के बारे में ज़रूर क्लियर होगा। इसके अलावा चीज़ें और साथ साथ जैसे इंसान आते जाते हैं वैसे बताता रहता है, कोई नई चीज़ आ जाती है। बाकी मोस्टली ना चीज़ें यही होती हैं। ठीक हो गया, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।